सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन, यहाँ तक हम देख लिया था हमने। अब हम देखते हैं कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर है तो उसके कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो आर नॉट केमिकली प्योर। ज़्यादातर जो सब्सटेंस हम लोग को नेचुरली मिलते हैं वो कई सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, मतलब कई सारे केमिकल्स, नेचुरल केमिकल्स उसमें होते हैं। डिफरेंट मेथड सेपरेशन के लिए बनाए गए हैं, आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नमक है, उसमें सोडियम है और क्लोरीन है, तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मेथड्स हमें बताए गए हैं इस चैप्टर में। सेपरेशन की हेल्प से हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं मिक्सचर में से और उनको स्टडी कर सकते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। तो जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं ना, मतलब जैसे कि जो अलग अलग दिखते हैं, जैसे कि दाल में आपने चावल बना दिया तो आप दाल और चावल को हाथ से भी या फिर छान करके या फिर सीविंग से फिल्टर करके आप लोग निकाल सकते हैं। बट कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो इस तरीके से मिक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंक मिक्स कर दिया आपने पानी में, आप कैसे निकालोगे उसको। तो और काफ़ी सारे मेथड होते हैं जो ये हैंड पिकिंग और सीविंग, इनके अलावा फिजिकल मेथड्स के अलावा केमिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हाउ कैन वी ऑब्टेन कंपोनेंट फ्रॉम इंक। ठीक है, जैसे कि पानी में इंक मिला दी तो उसमें से आप कैसे अलग अलग करेंगे उसको। तो एक्टिविटी दे रखी है, आप एक बीकर में पानी लीजिए और पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। उसमें एक वॉच ग्लास लगा दीजिए, मतलब उसको देखते रहिए। ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए इंक की ऑन द वॉच ग्लास। जो आपने ग्लास है वॉच ग्लास से लगाया हुआ है उसमें कुछ बूंदे इंक की डाल दीजिए। अब उसको बीकर को ना गर्म करना शुरू कर दीजिए और वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हम लोग इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना चाहते हैं। यू विल सी दैट एवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप लोग देखेंगे कि जो वॉच ग्लास होगा ना, ये देखिए, ये है हमारा बीकर है और ये हमारा नीचे बर्नर है और ये देखिए कटोरी जैसी जो होती है ना, ये वॉच ग्लास है। इस पे आपने इंक रखी हुई है, नीचे पानी रखा हुआ है, पानी उबल रहा है, पानी में गर्मी जा रही है, फिर गर्मी की हेल्प से इंक से ऊपर की तरफ ये उड़ रहा है। इंक हमने पानी में नहीं मिलाई है, हमने इंक वॉच ग्लास में रखी हुई है। आप कंटिन्यू करते रहिए तो इवेपोरेशन होता रहेगा। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज इन द वॉच ग्लास। फिर अगर आप पहले हीटिंग होती रहेगी, इवेपोरेशन होता रहेगा, फिर हीटिंग करनी तब बंद कर दीजिए जब आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा वॉच ग्लास में। ठीक है, फिर क्या होता है, हमें पता लगा है, वी फाइंड दैट द इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। इंक किसका मिक्सचर होता है, एक डाई जैसा होता है पानी में मिला हुआ। दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, तो देखिए जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो पानी जैसे कि आपने हीटिंग करी तो हीटिंग से वो उड़ गए। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इंक थी, इंक जो होती है उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, तो जब आप हीट करेंगे ना उसको तो वो उड़ जाएगा और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा एक चूना जैसा आपको बचा हुआ मिल जाएगा। तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट मतलब जिसमें वो कोई चीज़ घुली हुई होती है वो सॉल्वेंट होते हैं और जो घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है ना, हमने पढ़ा था पहले भी। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रह जाएगा इस हीटिंग के प्रोसेस से। नॉन वोलेटाइल मतलब जो भाप बन के नहीं उड़ सकता है वो बचा का बचा रह जाएगा। दिस इज मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो मेथड ऑफ इवेपोरेशन से आप वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन के मेथड से आप क्या कर सकते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क में से आप क्रीम कैसे निकालेंगे, है ना, जो क्रीम होता है ना मलाई, वो कैसे निकालेंगे। नाउ डेज ऑफ वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज़ ऑफ मिल्क पैक्ड इन। ठीक है, हम लोग को फुल क्रीम होता है, इसमें क्रीम होता है, टोन्ड जिसमें क्रीम निकाला जाता है, 2 बार क्रीम निकाला जाता है, कई वेराइटीज़ ऑफ हमें मिल्क मिलती है। अब हम कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी से हम देखते हैं। फुल क्रीम आपको लेना है, बिल्कुल गाय का या भैंस का बिल्कुल शुद्ध दूध लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। फिर सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। तो देखिए ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन ऐसी होती है, 1 मिनट, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन गिवन नहीं है इसमें, सॉरी। तो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, उसे सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं हम लोग। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर
कुछ नहीं होता। देखिए क्या है ना, आपने अपने मम्मी को या घर में किसी को करते हुए देखा होगा, एक भगोना लेते हैं, मिल्क चर्नर का मतलब है ऐसे करके होता है, उसमें ऐसे 3-3 पार्ट होते हैं, मिल्क को घुमाने मैं ऐसे क्या बताऊँ, हाथ से ना इसको बिलोते हैं, मे बी आपको पता हो कि इसको गोल 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 घुमाया जाता है। तो जब आप दूध की जो मलाई उतार उतार के रखते रहते हैं, आप जब उसको ऐसे करके घुमाते हैं तो देखते हैं ऊपर मक्खन जैसा आ जाता है ना। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, उसको कह दो कि दिखा दें कैसे पनीर वनीर बनता है। फिर उसमें से आप जब उसको घी ताते हैं तो आपका घी अलग हो जाता है, उसमें से पनीर भी निकल जाता है ना। तो ये दिस इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पिन रैपिडली। जब आप उस मलाई को खूब तेज 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 हिलाते हैं ना, तो उसको मलाई को हिलाने के बाद क्या होता है, मक्खन जैसा जो है वो तो नीचे आ जाता है, और जो पानी जैसा है ना वो ऊपर आ जाता है। उसी वो जो पानी जैसी चीज़ होती है ना, उसी से पनीर बनता है। अभी देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन ना अपनी मम्मी से समझिएगा, बहुत अच्छे से पता है, मतलब आप अपने मदर से पूछिएगा कि आप घी कैसे निकालती हैं। तो जब घी आता है ना, जो शुद्ध घी होता है उसके ऊपर जो शुद्ध दूध होता है ना, उसके ऊपर मलाई जरूर जमती है। उस मलाई को ना क्या करते हैं, अलग निकाल के रखते रहते हैं। उस मलाई को फिर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें हल्की सी खट्टी चीज़ दही मिला देते हैं, फिर उसको बिलोई से बिलोते हैं, उसको हिलाते हैं। जब उसको हिलाते रहते हैं ना, हल्का सा वार्म करने के बाद, तो मक्खन नीचे आ जाता है और ऊपर पानी पानी जैसा आ जाता है। उस पानी से पनीर बनाया जा सकता है। और बाकी जो घी होता है, फिर जो मक्खन बच जाता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे घी बनता है। यही पूरा जो बिलो करके कि मक्खन नीचे बैठ गया और पानी जैसा ऊपर आ गया, यही जो प्रोसेस होता है ना, यही सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन क्या है, इसी को हम लोग डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं, ब्लड और यूरिन के टेस्ट में सेंट्रीफिकेशन के एप्लीकेशन, ठीक है। ब्लड और यूरिन टेस्ट में काम आते हैं, डेयरीज में काम आते हैं बटर को क्रीम में से निकालने के लिए, और वॉशिंग मशीन्स में, ठीक है, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, ठीक है, गीले कपड़ों में से पानी निकालने के लिए भी। देखिए मशीन कैसे घूमती है, मशीन ऐसे गोल 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 घूमती है ना, वही सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है उसमें। ये एप्लीकेशंस है, किस किस जगह इसका इस्तेमाल होता है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इममिसिबल लिक्विड्स। हम लोग 2 इममिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो लिक्विड्स एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, उनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग केरोसिन को अगर हमें पानी में से सेपरेट करना है तो हम लोगों को उसे एक सेपरेटिंग फनल में रखना होगा, ठीक है। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, आपको ऊपर से क्या करना है, इसमें डाल देना है मिक्सचर। मतलब जिस आपने मिक्सचर बना लिया, तेल का और पानी का मिक्सचर बना लिया, उसको एक सेपरेटिंग फनल में आपने डाल दिया। फिर क्या करना है, फिर आपने मिक्सचर डाल दिया, आपने जब इस सेपरेटिंग फनल में इस तरीके से मिक्सचर डाल देंगे ना, और उसको छेड़िए मत कुछ टाइम के लिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि जो ऑयल की लेयर है और वाटर की लेयर है ना, वो अलग अलग बन जाए। ओपन द स्टॉप कॉक, ऊपर ये जो आपने क्या है, ये सेपरेटिंग फनल थी इस तरीके की, फिर आपने इसको नीचे से बंद कर दिया है। ये यहाँ पे नीचे पानी आ जाता है और तेल ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऐसे होता है सेपरेटिंग फनल में। ओपन द स्टॉप कॉक, जो नीचे की तरफ ये लगी हुई थी यहाँ पर, इसको आप ओपन कर दीजिए। फिर क्या होगा, एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, और बिल्कुल ध्यान से आप क्या करिए, फटाफट से पानी निकाल लीजिए। और क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक, और जैसे ही स्टॉप कॉक पे आपने इसको खोल दिया, पानी निकाल लिया, फिर जैसे ही ऑयल आने वाला हो, फटाफट से इसको बंद कर दीजिए, तो आपका पानी और ऑयल अलग अलग हो जाएगा। फनल जो होती है ना, सेपरेटिंग फनल, कुछ नहीं करना होता, आपने जो भी आपका मिक्सचर था ना, उसको सिर्फ सेपरेटिंग फनल में डाल देना है। इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाता है, ठीक है। 2 इममिसिबल लिक्विड, इममिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऐसे 2 तरल चीज़ें, ऐसे 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनको हम लोग सेपरेटिंग फनल से जो है अलग करते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है, इस्तेमाल क्या होते हैं, अगर ऑयल और पानी मिल गया है तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, देखिए ओर क्या होता है, अभी आप लोग 10th क्लास में जाएंगे ना तो अच्छे से समझेंगे इसको। ओर होता है, हम लोगों को ना जो भी चीज़ें अर्थ से मिलती हैं वो प्योर फॉर्म में ज़्यादातर नहीं मिलती हैं, हम लोग को वो ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, उनके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो आयरन भी ओर की फॉर्म में मिलता है, तो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं ना हटानी होती है हमें आयरन से, वो भी हम लोग सेपरेटिंग फनल वाले मेथड से इस्तेमाल करते हैं। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस।
तो जो स्लैग है, जो गंदगी है, वो हम लोग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप, ऊपर से गंदगी हटा देते हैं और नीचे जो आयरन, मोल्टन आयरन है पिघला हुआ, वो रह जाता है। दिस प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। अब ये जो है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इमिसिबल लिक्विड्स है ना, वो किस पर काम करते हैं? वेरिएशन इन डेंसिटीज। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो पाते। आप देखिए ज़रा पानी में ज़रा 4-5 बूंदे डाल के देखिए ऑयल की, कैसे तैरने लगती हैं। ठीक है, पानी नीचे रह जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है क्योंकि ऑयल हल्का होता है ना। तो हम लोग सेपरेटिंग फनल से हम लोग कैसे कर पाते हैं दोनों को अलग? क्योंकि इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व, इनका भार अलग अलग होता है। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल में डिफरेंस इन डेंसिटीज़ के हिसाब से अलग कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग लेयर बन जाती है डेंसिटी के हिसाब से। भारी वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, हल्की वाली चीज़ ऊपर। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। नमक और कपूर के मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। कपूर को आपने अपने घर में भी देखा होगा, पूजा में इस्तेमाल होता है। कपूर को आप जलाएंगे तो सीधा वो भाप बन के उठ जाएगा। ठीक है, टू सेपरेट इस तरीके के मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। सब्लिमेबल मतलब जो डायरेक्ट क्या हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड में तो आया ही नहीं, तो लिक्विड सब्ट्रैक्ट हो गया तो सब हो गया, सब्लिमेट हो गया। तो सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो एकदम से भाप बन के उठ जाते हैं तो इनको हम लोग फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। नॉन सब्लिमेबल मतलब जो सॉल्ट है, भाई नमक है, वो भाप बन के तो उड़ेगा नहीं। तो सॉल्ट और कैम्फर के हम लोग जो मिक्सचर है उसको कैसे हम लोग अलग करते हैं, ये देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। इनको हम लोग कैसे अलग करते हैं? सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इससे करते हैं, क्योंकि जो भाई आपने आग लगाओगे तो कैम्फर जो है वो तो एकदम से भाप बन के उड़ जाएगा और रहेगा क्या नीचे? नमक रह जाएगा बस। मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट है, वेपर्स ऑफ कैम्फर। कैम्फर जो है वो ऊपर उड़ जाएगा और फिर यहाँ साइड में अगर उसको हीट नहीं मिलेगी तो कोने कोने में जम जाएगा और नीचे क्या बचेगा? नीचे सॉल्ट बचेगा। सिर्फ ऊपर आपने कॉटन प्लग लगा दिया, क्यों? क्योंकि ताकि भाप बन के ऊपर ही ना उड़ जाए सारा का सारा। आपको अलग करना है ना, भगाना थोड़ी कैम्फर को। तो आप यहाँ हीटिंग कर रहे होंगे और अगर यहाँ पे ठंडा होगा तो जो भाप बन के उड़ा था ये फिर से जम जाएगा। बस यही पूरा का पूरा प्रोसेस इसका होता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। डाई जो होता है ब्लैक इंक का, वो क्या सिर्फ एक सिंगल कलर ही होता है? तो हम लोग को देखना है। तो टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपको फिल्टर पेपर लेना है। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल। आपने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर स्कूल वगैरह में मिल जाते हैं, शॉप्स में मिल जाते हैं। उस पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है लगभग 3 सेंटीमीटर की, अबव द लोअर एज। मतलब आपने जो फिल्टर पेपर लिया है उसके लगभग 3 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर अबव आपको एक लाइन, लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे से लाइन लेनी है और यहाँ पर एक पूरी लंबी सी लाइन खींच देनी है। समझ में नहीं आएगा कि सबको? फिल्टर पेपर लिया, यहाँ से 3 सेंटीमीटर नापा और ऐसी लाइन खींच दी। ठीक है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वाटर सॉल्यूबल, जो पानी में घुलने वाली इंक है, उसको डालना है। दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। मतलब आपने ये जो बनाया था ना, यहाँ पे आपने 3 सेंटीमीटर पे लाइन ली थी और आपको क्या करना है, एक आपकी इंक जो है उसकी एक ड्रॉप आपको इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर डाल देनी है। लेट इट ड्राई, आप उसको सूखने दीजिए। लोअर द फिल्टर पेपर इन द जार, बीकर, टेस्ट ट्यूब जो भी है, कंटेनिंग वाटर, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। फिर आपको इसको ना एक पानी के उसमें डालना है, मतलब एक जार जिसमें पानी हो वहाँ पर डालना है और बिल्कुल इतने तक डुबा देना है, मतलब यहाँ तक डुबा दीजिए। आप इस तरीके से जार को रखिए कि यहाँ तक पानी आ जाए, जस्ट अबव, मतलब इंक जो है ना उस तक पानी ना पहुंचे, सिर्फ इससे नीचे तक। ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे फिल्टर पेपर पे ऊपर पानी पहुंचता जाएगा तो क्या होगा। तो फिर उसके आपने डॉट के नीचे तक डुबो दिया, बट फिल्टर पेपर की प्रॉपर्टी होती है, पेपर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पानी में डुबाया वो ऊपर की तरफ जाने लगता है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो ये सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से जो है क्या होता है कि ये अलग अलग हो जाते हैं। अब इसका यहाँ पे देखिए, द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट।
एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट। तो इंक जो हमने इस्तेमाल करी थी ना, उसमें पानी का सॉल्वेंट लिया गया था, पानी में घोली गई थी इंक को, और जो डाई है ना, डाई जो उसका कलर होता है वो पानी में घुल जाता है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर पे जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है ना, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल। तो जो डाई वाला पार्टिकल होता है ना इस इंक में, जो हमने पानी बढ़ता गया तो डाई इसके साथ, पानी के साथ साथ ऊपर चला जाता रहता है। इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स, ठीक है। यूजुअली डाई इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। डाई कभी भी एक कलर का नहीं होता है, ज्यादातर वो 2 या 2 से ज्यादा कलर का ही होता है। कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर soluble in water rises faster and this way the colors get separated। अब हमें पता है कि डाई 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का बना होता है, तो जो कलर वाटर, और कलर ना वाटर में कलर्स की प्रॉपर्टी होती है कि हर कलर वाटर में बराबर सॉल्युबल नहीं होगा, कोई कलर ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो कोई कलर कम सॉल्युबल होगा। तो कलर की इसी प्रॉपर्टी से जो कम सॉल्युबल होगा वो फटाफट से क्या हो जाएगा, द कलर कंपोनेंट मोर सोल्यूबल इन वाटर, वो ऊपर फटाफट से पहुंच जाएगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो धीरे धीरे पहुंचेगा। और इस हेल्प से हम लोग 2 जो है कलर्स को अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, अलग अलग कलर्स को हमने सेपरेट किया तो हम इसे क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा का मतलब कलर होता है, और ये टेक्निक जो है कलर्स को अलग करने के लिए काम में आती है। क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। मतलब अगर 2 अलग अलग टाइप के सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ें घोली जाती हैं, सॉल्वेंट जिसमें घोली जाती है। अब आपका कोई सॉल्वेंट था, उसमें 2 अलग अलग सॉल्यूट घुल गए, बट आपको अब अलग करना है, तो क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से नई नई टेक्नोलॉजीज क्रोमैटोग्राफी की डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। किस किस जगह हमें बता रखा है, कलर्स इन अ डाई, जो डाई के कलर्स होते हैं उन दोनों को कलर को अलग करना है, तो वही आपने पेपर लिया, लाइन बना दी, उस पर आपने इंक लगा दी, फिर उसके बाद आपको इसको पानी में यहाँ तक डुबोना है, सिर्फ यहाँ तक। फिर पानी जैसे जैसे ऊपर से चढ़ता जाएगा तो जो कलर है उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक डाई में 2 से ज़्यादा कलर होते हैं, और कलर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई कलर पानी में जल्दी घुल जाता है, कोई कलर लेट घुलता है। तो जो जल्दी घुल जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, कम घुलने वाला नीचे आ जाएगा, और ऐसे कलर सेपरेट हो जाएंगे। और क्या एप्लीकेशन है, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स जो होते हैं ना, उसमें भी कई सारे कलर्स होते हैं, तो अलग अलग कलर सेपरेट कर देते हैं। और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स। अब 2 ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो 2 एक साथ घुलने वाले मिक्सचर्स को हम लोग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं एसीटोन और वाटर। एसीटोन और वाटर एक दूसरे में आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे, तो हम लोग एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, इससे इसको अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन, हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेंगे, ये देखिए ऐसा होता है ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें हम दोनों लिक्विड्स को ले लेंगे, पानी को भी और वाटर को भी, ठीक है, सॉरी पानी को और एसीटोन को, पानी और एसीटोन का हमने इसमें ले लिया है। फिर हम क्या करेंगे, अरेंज द अपरेटस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर भी लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है, नीचे से हीटिंग कर रहे हैं और ऊपर हमने थर्मोमीटर लगा दिया है। फिर मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है, फिर ये इस तरीके से, अभी आगे देखते हैं फिर बताते हैं। तो अपरेटस हमने इस तरीके से लगा दिया है, जैसे ये है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, हमें धीरे धीरे मिक्सचर को गर्म करना है और थर्मोमीटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एसीटोन वेपराइजेस, एसीटोन जो है वो वेपर बन के उड़ने लगता है। कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, तो जो ये है ये वेपराइज होगा, भाप बन के उड़ेगा। और ये देखिए ये जो है ना, ये कंडेंसर है, जैसे कि जैसे ही भाप बन के उड़ा तो यहाँ से तो हमने बंद कर रखा है इसको, अब ये जाएगा यहाँ। तो एसीटोन पानी से जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, तो फिर जैसे ही ये भाप बन के उड़ेगा फिर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके फिर क्या हो जाएगा, कंडेंस ही हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये एसीटोन की बूंदें नीचे हमें गिर जाएंगी। कैन बी कलेक्टेड एट कंडेंसर आउटलेट, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, जो कि क्योंकि क्या है ना, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर पे ये दोनों हीट होते हैं। एसीटोन मिक्सेबल लिक्विड्स हो चाहे मिक्स हो जाए, मगर टेम्परेचर पे तो अलग अलग हीट होंगे ना, तो एसीटोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो फटाफट जैसी वो हीट होगा हम लोग उसको यहाँ पर इधर से जाएगा, उसको ठंडा करेंगे तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा, और पानी इधर आ जाएगा और एसीटोन इधर आ जाएगा। क्यों, ठंडा करने पर गैस लिक्विड बन जाती है, तो एसीटोन
की गैस बनी, ठंडा करा, लिक्विड बन गई, तो ये यहाँ पे एसीटोन आ गया और यहाँ पर आ गया वाटर। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये जो मेथड होता है ना, दो मिसिबल, दो घुलने वाले लिक्विड्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के काम आता है, मगर उन दो मिसिबल लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा दूर होना चाहिए, ताकि जब हीट करें तो एक पहले उड़ जाए और फिर हम ठंडा कर लें, लिक्विड ले लें। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। अप टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो हमने दो को तो हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन से कर लेते हैं, बट दो से ज़्यादा जिनके टेम्परेचर का डिफरेंस 21 केल्विन से कम होता है, उसके लिए ये याद रखिए 21 केल्विन से कम होना चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस, और दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर होने चाहिए। उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग करते हैं। 25 केल्विन से कम होना चाहिए उनका डिफरेंस, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, एयर से हवा की गैसेस को अलग करना, ठीक है, और डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो आपके पेट्रोलियम ना, क्रूड पेट्रोलियम होता है, जो आपकी गैस हो गई, पेट्रोल, डीजल, वैक्स वगैरह सारे पेट्रोल के प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उनको अलग किया जाता है। द अपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो देखिए सेम ही होता है, बट दो एक ये फ्रैक्शनल कॉलम जो होता है फ्लास्क के बीच में, और कंडेंसर, ये कंडेंसर है, कंडेंसर का काम होता है ठंडा करना। ये फ्लास्क है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, फिर यहाँ पे ये फ्रैक्शनल कॉलम है, यहाँ पर अपनी गैसेस वगैरह अलग हो रही हैं, और फिर उसके बाद कंडेंसर में पहुँच रही हैं। तो इस तरीके से होता है। अ सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स, ठीक है, ग्लास की बीड्स होती हैं इसमें, ठीक है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली। ये ग्लास की बीड्स क्यों डालते हैं? क्योंकि जो वेपर्स हैं वो थोड़े सा आराम करें और यहाँ पर ठंडी हो जाएं, इसलिए ये बीड्स डाली जाती हैं। फिर उसके बाद उनको यहाँ पहुँचा दिया जाता है वेपर्स को, फिर वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर उनको अलग कर सकते हैं हम लोग। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसमें हम लोग की अलग चीज़ क्या है, इसमें हम लोग ग्लास बीड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास क्या था, पहले डिस्टिलेशन फ्लास्क से सीधा कंडेंसर में जा रहा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग का फ्रैक्शनल कॉलम लग जाता है, जिसमें जिसमें बीड्स भी होती हैं ग्लास की, उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है और ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद कंडेंसर में भेजते हैं और फिर अपने हमें प्योर लिक्विड मिल जाता है। एयर में से किस तरीके से हम लोग अलग अलग गैसेस को अलग कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। एयर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का मतलब है इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं ना, वो आपस में बिल्कुल फिक्स्ड मात्रा में हैं। जैसे कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मगर ये बिल्कुल डिफाइंड कंपोजिशन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एयर को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? पहली बात, एयर होमोजेनस मिक्सचर है। दूसरी बात कि हम लोग इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो एयर को हम लोग कंप्रेस, देखिए हवा क्या है, हवा गैस है। गैस को अगर आपको लिक्विड में चेंज करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा, आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। पहले क्या करें, उसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर में, फिर उसको कूल किया जाता है, उसका प्रेशर बढ़ा करके कंप्रेस करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, और उसका टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हम क्या करेंगे, डी लिख दिया, टेम्परेचर को हम लोग कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे। हम लोग को एयर को कंप्रेस करने के लिए और कूल करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेशर तो देखिए बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो एयर जो है वो लिक्विड एयर अब बन जाती है। फिर अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, एयर जो है अब वो लिक्विड बन गई है। अब हम उसको हल्का हल्का सा गर्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, और जो कॉलम होगा उसकी अलग अलग हाइट्स पर गैसेस सेपरेट हो जाएंगी, ठीक
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले एयर को क्या किया, उसको कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम मिलाए, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, फिर उसको हल्का हल्का सा हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा। फिर अलग डिस्टिलेशन के अलग अलग कॉलम में अलग अलग गैसेस सेपरेट हो जाती हैं। गैस ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -180 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का 196। तो देखिए सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है, तो अलग अलग ये सेपरेट होकर के हम लोगों को मिल जाती है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमें फ्लो चार्ट ये दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हाइट पर जो है हमें गैसेस मिल जाती हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर। तो देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। तो अगर हम लोगों को अगर हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए हवा में से, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अगर हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो बाकी सारी गैसेस को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हम लोग एयर को कैसे, हाउ एयर इज कंप्रेस्ड, तो हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं। एयर को कंप्रेस करने के लिए ना हम लोगों को प्रेशर को बढ़ाना होता है। एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो कंप्रेस हो गई, फिर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया उसको ठंडा करने के लिए, और फिर हमने ठंडा कर दिया तो वो लिक्विड में आ गई। ठीक है, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली। फिर अब वो लिक्विड में आ गई थी, फिर उसको हम हल्का हल्का सा गर्म करना शुरू करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम पे, और अलग अलग हाइट पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम लोगों को क्या मिल जाएगी, गैस, अलग अलग जो है गैसेस मिल जाएंगी। तो देखिए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, क्या करा हमने, एयर आई, हमने एयर पे प्रेशर डाला, प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, फिर और टेम्परेचर कम किया, फिर उसमें से जब वो लिक्विड में बन गई तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा हम लोगों ने इसमें पास कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है इसको ठंडा करने के लिए होता है। फिर कंप्रेस्ड एयर, फिर हम आगे पहुंचाएंगे और फिर सेपरेट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी, फिर लिक्विड एयर, फिर नाइट्रोजन ऊपर से निकल जाएगी, आर्गन ऐसे निकल जाएगी और ऑक्सीजन ऐसे करके निकल जाएगी। तो अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग कॉलम से नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग हाइट पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हमारी गैसेज हमें मिल जाती है। अब क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब हमें अगर कोई इम्प्योर सैंपल है उसमें से प्योर चीज़ को निकालना है तो भाई वो कैसे किया जाएगा, तो हमें क्या करना है, प्योर चीज़ को इम्प्योर चीज़ में से निकालना है। तो टेक सम 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश, मतलब मिट्टी के बर्तन में आप लोग इम्प्योर कॉपर सल्फेट को ले लीजिए। फिर डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, फिर बहुत ही थोड़े से पानी में आप इस कॉपर सल्फेट को घोल लीजिए। फिर फिल्टर आउट कर लीजिए इम्प्योरिटीज़ को, फिर फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर लीजिए। फिर जो ऊपर बचेगा उसको क्या करना है, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर जो आपको फिल्टर पेपर के बाद जो मिला था उसमें से आपको थोड़ा हीटिंग दे करके इवेपोरेशन करना है। फिर जो फिर इवेपोरेशन हो जाएगा तो बहुत ही गाढ़ा सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल डाउन स्लोली। ठीक है, फिर आपने गर्म करके जब भाप बढ़ के निकल गई, फिर जो बचा है उसको आपको ना फिल्टर पेपर से एकदम ढक देना है और 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो आराम से जो है उसमें क्रिस्टल डेवलप हो जाए। फिर क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे और जो यही प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का। तो आपको अगर इम्प्योर चीज़ में से प्योर चीज़ निकालनी है ना, तो आप लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का। ठीक हो गया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से आप लोग इम्प्योर चीज़ में से प्योर चीज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स जो होते हैं ना उसको आप लोग कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे साफ़ कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट जो कि हम लोग समुद्र में से लेकर निकालते हैं उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को, उस गंदगी को अगर हमें साफ़ करना है तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेपरेट कर देता है अ प्योर सॉलिड। Crystallization is a process that separate a pure solid in the form of its crystals from a solution। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे जो सेपरेट कर देता है अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो साफ चीज़ निकाल देता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो सिंपल इवेपोरेशन से बेटर होती है। आपने सिंपल इवेपोरेशन में तो आप लोग सीधे भाप बन के उड़ा देते हैं, जो बचा वो ले लेते हैं, पर क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्या करा, हम लोगों ने पहले उसको फिल्टर पेपर से निकाला, फिर हल्की सी हीट दी और फिर क्रिस्टल बनने के लिए छोड़ दिए। सम क्रिस्टल्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट
charged on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation decontaminate the solid. तो खाली evaporation करेंगे ना तो हम लोगों को कुछ impurities फिर भी रह सकती हैं, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन बेटर होता है। एप्लीकेशंस काम कहाँ कहाँ आता है क्रिस्टलाइजेशन? सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए जो कि हम समुद्र में से निकालते हैं, और एलम फिटकरी को साफ करने के लिए भी इसका काम होता है, और हमने कॉपर सल्फेट को तो देख ही लिया, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अबव मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इनको चूज़ करने के लिए हम लोगों को नेचर पता होना चाहिए कि कंपोनेंट लिक्विड है, सॉलिड है, उसका टेम्परेचर कितना है, मिसिबल है किसी चीज़ में, इमिसिबल है, तभी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटीज़ जो होती हैं, शहरों में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का पानी होता है, वो किस तरीके से साफ़ किया जाता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो स्टेप्स हमें वाटर सप्लाई होता है हमारे घर में किस तरीके से, और किस तरीके से उसको प्यूरिफाई करते हैं वो हमें इसमें बताया गया है। ये देखिए, रिजर्वायर होता है, हम यहाँ से पानी लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेडिमेंट का मतलब होता है जो भी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पत्थर, कंकड़, मिट्टी वगैरह, हम इसको ना इस टैंक में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो हमने पानी यहाँ से निकाला है। फिर जो नीचे गंदगी है ना, वो नीचे बैठ जाती है। फिर आगे हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक से फिर इसको लोडिंग टैंक में भेज देते हैं टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल। सॉलिड नीचे बैठ जाता है, फिर ये लोडिंग टैंक में पहुँच जाता है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़। अब जो नीचे बैठ सकती थी वो तो सेडिमेंटेशन में बैठ गई, अब कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐसी हैं जो नीचे नहीं बैठती हैं, पानी में घुली रह जाती हैं, तो वो लोडिंग टैंक में जो चीज़ें पानी में घुली रह गई हैं उसको लोडिंग टैंक में निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिल्टरेशन टैंक होता है। फिल्टरेशन टैंक में क्या होता है, जो बारीक सी सैंड होती है, ग्रेवल होते हैं, कोर्स ग्रेवल मतलब कंकड़ पत्थर, वो फिल्ट्रेशन टैंक में सारे नीचे बैठ जाते हैं, और जो पानी है ना उसको फिर भेजा जाता है क्लोरिनाइजेशन। फिर उसके में पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि बैक्टीरिया मर जाएं, और फिर उसको घरों में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन का ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है डायग्राम कि रिजर्वायर था, फिर सेडिमेंटेशन टैंक है, फिर लोडिंग टैंक है, फिर फिल्ट्रेशन टैंक, फिर क्लोरीन, और फिर आपके घरों में पहुँचा दिया जाता है। तो इसमें सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ, जो सॉलिड थे ना वो नीचे बैठा दिए, लोडिंग टैंक में जो चीज़ें पानी में थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको अलग कर दिया, फिर फिल्ट्रेशन टैंक में जो भी चीज़ें बची हुई थी, फाइन सैंड, ग्रेवल वगैरह, इन सबको अलग कर देते हैं, पानी बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाता है, फाइन सैंड, ग्रेवल अलग अलग लेयर्स से जाता हुआ पानी साफ़ हो जाता है, फिर उसको क्लोरीन डाल देते हैं उसमें, फिर घरों में पहुँचा देते हैं। अब आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पीछे वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मैटर की, उसके बारे में। प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे कि कलर कैसा दिखता है, हार्ड है, सॉफ्ट है, आराम से उसको हिला मोड़ सकते हैं, फ्लूइडिटी, लिक्विड है, गैस है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इंटर कन्वर्जन, जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती हैं, फिजिकल स्टेट अपनी चेंज करती हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज होती है ना, तो मतलब कोई उसके अंदर, चीज़ के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है। जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो चीज़ के अंदर बदलाव आ जाता है, जैसे कि आइस वाटर बन जाएगी, वाटर से वाटर वेपर बन जाएगी, मगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो पानी ही, ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी सेम है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही हैं। वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट दीज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। वाटर हो गया, पानी है, और जो ऑयल है, दोनों के दोनों लिक्विड है ना, बट उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं अलग हैं, उनका कलर भी अलग है, और इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब जलते भी हैं, पानी जलता नहीं है ना, मगर तेल जलता है, ठीक है। ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। वाटर जो है तो पानी जो है आग बुझाने के काम आता है, ये ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए जो ऑयल और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो बर्निंग, जलना जो है ना, वो एक केमिकल चेंज है। इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की वो चेंज हो जाती हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट अगर किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है क्योंकि ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज कैसे? क्योंकि जो वैक्स होती है ना वो नीचे आपकी जम जाएगी, आप दोबारा से मोमबत्ती उससे बना सकते हैं। केमिकल चेंज कैसे? देखिए, वैक्स थी,
पहले तो वो सॉलिड थी बट वो भाप बन के उड़ गई, है ना, तो वो केमिकल चेंज हो गया। मगर बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं कि या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब देखिए, रॉबर्ट बॉयल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म एलिमेंट को बताया था हमें 1661 में, ठीक है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, वो पहले एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया था कि डेफिनेशन क्या होगी एलिमेंट की। उन्होंने डिफाइन किया था कि एलिमेंट एक ऐसा बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम लोग और छोटा तोड़ करके नहीं रख सकते हैं सिंपल सब्सटेंस की फॉर्म में। मतलब एक एलिमेंट है, जैसे करिए सोडियम, सोडियम अपने आप में क्या है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जिस चीज़ को हम लोग फर्दर केमिकल प्रोसेस की या फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से, फिजिकल प्रोसेस से तो आप तोड़ देंगे भले ही, बट केमिकली आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो एलिमेंट है। एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है मैटर की, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप लोग किसी एलिमेंट को नहीं ब्रेक कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनके बारे में आप लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। वैसे तो पिछली क्लास में भी पढ़ के आ रखे हैं आप लोग। अब देखिए, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में क्या होती है, लस्टर होती है, मेटल्स में शाइन होती है। इनका ग्रे सिल्वर सा कलर होता है, मतलब थोड़ा सा लश्यर होती है, शाइन होती है, अलग अलग इनके कलर होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब है आप इनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। और मेलिएबल होते हैं, मतलब आप इनको शीट्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। और इसका वायर्स का एग्जांपल कॉपर हो गया। और सोनोरस होती है, मतलब मेटल्स में से आवाज़ आती है। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या हो गए मेटल के, गोल्ड, ये वाली चीज़ें तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। मरकरी इकलौती ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, मतलब मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, बाकी सारी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। रूम टेम्परेचर मतलब आपका अराउंड 20-30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ना, या फिर 23 बेसिकली ले तो इस पर बाकी सारी मेटल्स सॉलिड होंगी, बट मरकरी लिक्विड रहती है, इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। काफ़ी सारे कलर्स होते हैं इनके, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लश्रस नहीं होते, सोनोरस नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते, कुछ नहीं, उल्टा कर दीजिए, मेटल्स का नॉन मेटल्स बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, नॉन मेटल्स ज़्यादातर गैसेज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन गैस नहीं है, बट जैसे ज़्यादातर गैस होती है, कार्बन हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ना ही मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं, बट मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ वो रखते हैं। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा मेटलॉइड्स के, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इनके बारे में। आपको दो दो याद सबके करने हैं, मेटल का भी, नॉन मेटल का भी, और मेटलॉइड्स का भी। मेटलॉइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बोरॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, तो मरकरी, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मोर टू नो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हम लोग को पता है। 92 एलिमेंट्स जो कि नेचुरली हम लोग मिलते हैं हमें नेचर में, और ह्यूमन ने भी काफ़ी सारे बना लिए हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड होते हैं, सिर्फ 11 एलिमेंट ही हैं जो कि गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट्स, मरकरी, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन मेटलॉइड है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं मरकरी और ब्रोमीन जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक मेटलॉइड है, ठीक है। एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव। हल्का सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो गैलियम, सीजियम भी क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। बट वैसे अगर रूम टेम्परेचर हो तो गैलियम, सीजियम लिक्विड नहीं बनेंगे, बट रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा ना, 300 केल्विन के आसपास, अगर 303 केल्विन के आसपास पहुंच जाएगा तो गैलियम और सीजियम भी लिक्विड बन जाते हैं। 2 एलिमेंट्स जो कि लिक्विड होते हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एलिमेंट्स ना 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो मेटल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे वो मरकरी, और जो मेटलॉइड लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे वो होता है ब्रोमीन। अब एलिमेंट्स 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, उनके 2 पार्ट हैं, मेटल
लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मर्करी और मेटलॉइड लिक्विड रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन। और गैलियम और सीजियम अगर 303 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो गैलियम सीजियम भी जो है वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर होने। अब हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या था, एलिमेंट में तो अपने आप एक होता है, बट कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट साथ में मिल करके आ जाते हैं और वो केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया NaCl। अब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस अभी देख लेते हैं, पहले कंपाउंड पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए ये एक्टिविटी है एक, क्लास को 2 पार्ट्स में ग्रुप में डिवाइड करना है। एक को आपको आयरन फिलिंग्स मतलब आप लोहे की कोई चीज़ देनी है 5 ग्राम, और एक को देना है 3 ग्राम सल्फर, और इनका पाउडर बना करके चाइना डिश में मतलब एक कटोरी मिट्टी के बर्तन की कटोरी में, एक में आयरन फिलिंग्स है, आयरन का चूरा है, और एक में सल्फर का पाउडर है। ग्रुप 1 जो है वो मिक्स करता है, क्रश करता है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर को। ग्रुप 2 क्या करता है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, फिर हीट करता है इस मिक्सचर को, ठीक है, स्ट्रांगली खूब इसकी हीटिंग करता है ग्रुप 2 जब तक वो बिल्कुल रेड ना हो जाए, और रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, और फिर गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने देते हैं। अब चेक करना है, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो हम मैग्नेटिज्म कैसे चेक करते हैं, एक मैग्नेट लेके आते हैं, तो मैग्नेट को हमें पास लेकर के आना है और चेक करना है कि कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ग्रुप A जिसको हमने गर्म नहीं किया है सल्फर और आयरन को, और या ग्रुप 2 जिसमें आयरन और सल्फर के पाउडर को हमने गर्म करके ठंडा करके छोड़ा है। फिर हम लोगों को देखना है टेक्सचर, कलर किस तरीके से, पहले ग्रुप के चीज़ों का कलर कैसा है, दूसरे ग्रुप की चीज़ों का कलर कैसा है। फिर हमें ऐड करना है कार्बन डाइसल्फेट टू 1 पार्ट ऑफ द मटीरियल ऑब्टेन्ड, और उसको घुमाना है, ठीक है। Add dilute sulfuric acid to the other part of the material obtained, ठीक है। परफॉर्म द एक्टिविटीज इन बोथ द एलिमेंट्स, मतलब अब आयरन और सल्फर को, फिर हम लोगों को क्या ऐड करना है, आयरन और सल्फर में एक बार कार्बन डाइसल्फेट और एक बार सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। अब हमें क्या क्या मिलता है, तो ग्रुप A जो गैस ऑब्टेन्ड हुई थी बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज़ कलरलेस। ग्रुप 1 में जब हम लोगों ने HCl ऐड किया है तो जो हाइड्रोजन मतलब जो गैस निकली ना, तो वो कलरलेस निकली, ओडरलेस निकली, कंबस्टेबल निकली, वो थी हाइड्रोजन गैस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ अगर आपसे पूछ ली जाए तो उसका कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू भी नहीं होती, और एंड कंबस्टेबल, जल जाती है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, मतलब क्लास में इस तरीके के टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं। गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फेट। आपने HCl दूसरे वाले ग्रुप में मिलाया तो आपको हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ये भी कलरलेस होता है, बट इसकी जो सड़े हुए अंडों जैसी बदबू इसमें आती है। पहले वाले ग्रुप ने क्या डाला था, देखिए पहले वाले ग्रुप ने डाला था कार्बन डाइसल्फेट, ठीक है, और दूसरे ने डाला था सल्फ्यूरिक एसिड, तो दूसरे वाले ग्रुप में आई अंडे जैसी स्मेल, गंदी सी एकदम। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप्स, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि एक को गर्म कर लिया था, एक को ऐसे का ऐसे ही रखा था। तो पहले ग्रुप में फिजिकल चेंज, आपने जलाया नहीं वलाया नहीं कुछ नहीं करा तो फिजिकल चेंज आया। दूसरे वाले में जो प्रॉपर्टीज़ दिखी थी वो हमें केमिकल चेंज की दिखी थी। मटेरियल जो कि ग्रुप 1 ऑब्टेन करेगा इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, ठीक है, 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है। द सब्सटेंस गिवन आर आयरन और सल्फर था। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने जो खुद के थे ना, जैसे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि आपने आयरन को प्लस सल्फर को आपने गर्म कर दिया, केमिकल रिएक्शन हुआ और ये आयरन सल्फेट बन गया, है ना, FeSO4 ये बन गया होगा आयरन सल्फेट, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। मटेरियल, ठीक है, तो वो कंपाउंड बन गया, आपने गर्म कर दिया तो FeSO4 दोनों आयरन और सल्फेट जुड़ गए। तो इन दोनों की अब हीटिंग करने के बाद 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड, मतलब हमने आयरन और सल्फर को जब हीट कर दिया ना तो हमें 2 अलग अलग एलिमेंट्स थे, हमने उनको मिला दिया, अब वो कंपाउंड बन गए और उनकी प्रॉपर्टीज जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। वी कैन ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन द, देखिए यहाँ पर फिजिकल और केमिकल नेचर, मतलब फिजिकल नेचर जो है ना वो सेम रहता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कंपाउंड की और एलिमेंट की काफ़ी बदल जाती हैं। अब पहले हम मिक्सचर देख लेते हैं, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है।
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जस्ट मिक्सिंग कर दी ना, एग्जांपल जैसे आपने आयरन था और आपने सल्फर को सिर्फ मिक्स कर दिया आपने और कुछ भी नहीं किया, साथ में मिला करके रख दिया, प्रॉपर्टीज उनकी चेंज नहीं होती हैं। एलिमेंट्स में रिएक्शन होती है तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है, आप अलग अलग कर सकते हैं उसको, इनकी जो कंपोजिशन होती है ना एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब मिक्सचर में आपने आयरन को और आपने सल्फर को मिला दिया था ना साथ में, तो उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज वो दिखाएंगे, बट कंपाउंड में आपने उनको गर्म कर दिया तो क्या हो गया, वो बिल्कुल जुड़ गए, FeSO4 बन गए। अब इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी अपने पहले एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली बाय फिजिकल मेथड, क्योंकि आपने सिर्फ दोनों को मिक्सचर ऐसे मिलाया है ना, तो आप उनको सेपरेट भी आराम से कर सकते हैं। ये तो भाई मुश्किल होता है, केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही आप इसको जो आपने कंपाउंड बना दिया है ना, कंपाउंड को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से आप कर सकते हैं, मिक्सचर्स को तो आप नॉर्मल फिजिकल मेथड से छान के या कैसे भी करके कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स जो होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं, बट कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिक्सचर में दो एलिमेंट्स मिलते हैं मगर उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी रह सकते हैं वो, बट कंपाउंड पे वो दोनों मिलके अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल बदल लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल मेथड से चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग, मतलब मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही मिक्सचर को आप लोग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है मैटर। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, पूरे चैप्टर की समरी टाइप आपको मिल जाती है यहाँ पर। मैटर जो है वो 3 टाइप्स में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे तो 5 फॉर्म्स होती है मैटर की, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, बट इसमें हम 3 ही पढ़ते हैं। मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। एक होता है, अब मैटर 2 तरीके की हो सकती है, या तो बिल्कुल प्योर होगी या फिर उसके मिक्सचर्स की फॉर्म में आपको मिलेगी। इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, प्योर में फिक्स कंपोजिशन होती है। अब एक एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट्स जो है, पहले इनको देख लेते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड को। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, हम लोग एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, आप इनको और सिंपल पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड जैसे कि वाटर है, H2O, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है एंड कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से आप इनको तोड़ सकते हैं। एलिमेंट्स को आप लोग सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। अब मिक्सचर्स आते हैं, ये प्योर सब्सटेंस थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर्स की बात आती है तो होमोजीनस होता है मिक्सचर या फिर हेटेरोजीनस होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब पूरा बिल्कुल एक जैसा होता है थ्रू आउट, और ये एक जैसा नहीं होता, अलग अलग दिख जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप चीनी मिला दीजिए पानी में, पूरा एक जैसा हो जाएगा। पानी में आप नमक मिला दीजिए, सल्फर मिला दीजिए, ठीक है, कार्बन डाइसल्फेट में, पानी मिला दीजिए शराब में, अल्कोहल में, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन के एग्जाम्पल है, एक जैसा हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म, आप मिट्टी मिला दीजिए पानी में, सॉल्ट या फिर सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, पानी में नहीं मिलाई है, आप सैंड मिला दीजिए नमक में, है ना, अलग अलग दाने दिख जाएंगे आपको। और आप शुगर मिला दीजिए नमक में, या फिर आप वाटर मिला दीजिए पानी में, तो ये आपको बिल्कुल अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो ये हेटेरोजीनस होता है। अब हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया।